what other people think about you isn't about you, it's about them. नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को स्टडी करेंगे। इस पे यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में अब तक एक क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इन्हें स्टडी करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है। सो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने मेंस में इन ईयर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल नेचुरल हेरिटेज जो इसमें आपको डिफरेंशिएट करना था। सो सबसे पहले आपको ये सब डिफरेंशिएट करने के लिए कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज क्या होते हैं ये सब आपको जानना जरूरी है। तो हम जब शुरुआत कर रहे तो सबसे पहले वहां पे आपने नाम देखा था यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। ओके, सो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखेंगे। यूनेस्को कुछ कुछ साइट्स जो होती है उन्हें नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में डालती है और उनको फिर और उनको क्या एक बेनिफिट होता है या फिर क्या उसका क्राइटेरिया, ये सब आज हमें स्टडी करना है। उसके साथ साथ अब तक इंडिया में जो साइट सिलेक्ट की गई है वो कौन कौन से है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी साइट्स होती है, तो उसी तरह की साइट्स इंडिया से भी इसमें डाली गई है यूनेस्को द्वारा। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया और ये सब यहाँ पे स्टडी करना शुरू करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होता है। सो क्राइटेरिया जब हम देखते हैं तो क्राइटेरिया पहले हमें देखना होगा कि किसी भी साइट को जब कल्चरल साइट बनाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सी साइट कल्चरल साइट कहला सकती है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया जो हम देख रहे हैं वो लिखा है कि रिप्रेजेंट्स अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। अब यहाँ पे जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये कल्चरल साइट्स है, कल्चरल साइट्स यानी ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस रहना चाहिए, यानी ह्यूमन ने कुछ एक्सेप्शनल, कुछ बहुत ही डिफरेंट कोई चीज बनाई हुई है, ऐसा कुछ बहुत क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए जो ह्यूमन ने बनाया हुआ है। सबसे पहले वो मास्टरपीस होना चाहिए, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी जानता है। सेकंड क्या है इसमें? तो सेकंड जो हम पॉइंट देखते हैं उसमें लिखा है एग्जिबिट्स एंड इंपॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, है ना। सो ह्यूमन वैल्यूज का इंटरचेंज जो होना चाहिए ओवर स्पैन ऑफ टाइम विद इन कल्चरल एरिया और वर्ल्ड ऑन डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंटल आर्ट, टाउन प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइन। सो मैं आपको ये सेकंड पॉइंट जो है ये अभी समझा के देता हूँ। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक साइट पाई गई है, यहाँ पे कोई एक कल्चर है एंड हियर इज द सेकंड साइट, ये दो साइट्स है। तो यहाँ पे या फिर ये पूरा वर्ल्ड है, समझ जाइए, ये पूरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है और यहाँ पे वो साइट पाई गई है। तो यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज का कुछ ना कुछ यहाँ इंटरचेंज हुआ होना चाहिए पूरे स्पैन ऑफ टाइम में, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ की वैल्यू यहाँ तक पहुंची हुई है ऐसा पता चलना चाहिए, या फिर वो जो कल्चरल एरिया है उसमें यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू जो है ये पहुंची हुई होनी चाहिए वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट स्पीयर्स में। उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो है आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का वो हुआ होना दिखना चाहिए हमें, है ना। सो डेवलपमेंट जैसा कि आर्किटेक्चर यहाँ का है उसका यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है ना। सो डेवलपमेंट में आर्किटेक्चर के हो गया, टेक्नोलॉजी के हो गया, या फिर मोन्यूमेंटल आर्ट हो गया, टाउन प्लानिंग देखने मिलता है, लैंडस्केप डिजाइन देखने मिलता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरचेंज होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे पता चलता है ये सब चीजों का। यानी ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल का भी काम कर सकता है बाकी जितनी भी चीजें उनके लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि बेयर्स एंड यूनिक एंड एक्सेप्शनल टेस्टिमनी ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन विच इज लिविंग और हैज डिसअपियर्ड, है ना। तो वो जो साइट है, फॉर एग्जांपल ये जो साइट है, ये साइट में क्या होना चाहिए? तो जैसे उन्होंने कहा है कि इसका यूनिक, कुछ डिफरेंट, बाकी साइट से डिफरेंट, या फिर बाकी जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स जो भी आप देख रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए और एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ये हमें पता चलता है। और उसके साथ साथ जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको लेके, यानी जितने भी यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन हमें देखने मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, ये हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए। उसके साथ साथ या फिर सिविलाइजेशन जो है उससे जुड़ा हुआ है ना। वो सिविलाइजेशन हो सकता है कि आज भी चल रहा है या फिर वो सिविलाइजेशन आज डिसअपियर भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा जो ये डिसअपियर हो चुका है, ऐसे भी कोई सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई हमें कल्चरल साइट मिल सकती है, उसे भी यूनेस्को वहां पे इस लिस्ट में डाल सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये कि एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल और टेक्नोलॉजिकल ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history. ओके, सो सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टेजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट हम स्टेजेस देखते हैं कि पहले इस तरह से ये हुआ फिर डेवलपमेंट हुआ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं उसका एग्जांपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टाइप ऑफ बिल्डिंग है, ये पहले ऐसी हुआ करती थी उसके बाद वो ऐसी हो गई, या फिर आर्किटेक्चर जो वो इस तरह का हुआ करता था बाद में ऐसा हो गया, इस तरह का वो एग्जाम्पल होना चाहिए किसी चीज का। या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, तो इन सब चीजों से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, या ये सब आर्किटेक्चरल हो गया, बिल्डिंग हो गया या लैंडस्केप हो गया।
सो ये सब जो स्टेजेस आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए होने चाहिए, ये उसका एग्जाम्पल होना चाहिए, तो वो बन सकता है यूनेस्को एक साइट एक और। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशन, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड यूज, सी यूज, which is representative of a culture or human interaction with environment, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change। तो यहाँ पे कैसा है कि ये जो मॉन्यूमेंट या फिर जो भी साइट रहेगी, ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए, वहां पे ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हुआ करता था, उसका एक एग्जाम्पल ये है, या फिर यहाँ पे लैंड जो है ये लैंड यूज किया करते थे, या फिर सी यूज के लिए ये साइट का यूज किया जाता था, ये सब यहाँ पे पता चलना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं ना कहीं शुरू था एनवायरमेंट के साथ। स्पेशली अगर हम देखते हैं तो जब ये वल्नरेबल हो गया, यानी जो भी चेंजेस आए, जो भी इम्पैक्ट हो गया हमारे जो एनवायरमेंट है उस पे, जो फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि पूरा इरिवर्सिबल चेंज है, ये होने के बाद भी वो चीजें हमें आज दिखाती है कि वो किस तरह से हुआ करता होगा। इस तरह का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए उन सेटलमेंट्स का, जो आज चेंज के चलते वो वल्नरेबल हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं, गायब भी नहीं कहेंगे बट वो बहुत ज्यादा धोखे में है वो साइट्स, और ये जो चेंज है इन्हें हम वापस नहीं ला सकते, तो ये सब का वो एग्जाम्पल होना चाहिए, वो भी कल्चरल साइट है, तभी तो इन्हें अभी वल्नरेबल हो गए तो उन्हें एक्सटिंक्ट होने के पहले उन्हें मेंटेन किया जाएगा, है ना। वल्नरेबल होना है ना क्या, फॉर एग्जाम्पल अजंता की कोई केव्स है, वो केव्स अगर उसकी जो पेंटिंग है ये पेंटिंग मिटते जा रही है, वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होते जा रही है धीरे धीरे, तो उसे एक साइट करके डिक्लेयर करके उसे मेंटेन करना होगा। तो इस तरह से वल्नरेबल जो हो रहा है वो सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए। उसके साथ साथ इट इज डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड, है ना, तो टेंजिबली एसोसिएटेड विद इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशन, विद आइडियाज और विद बिलीफ, विद आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स और ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। यानी अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली और टेंजिबली, डायरेक्टली हम कहेंगे ना, एक तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, या फिर हम कहेंगे टेंजिबली एसोसिएटेड है ना। टेंजिबली यानी आप वास्तविकता से देखेंगे तो वो जुड़ा हुआ दिख रहा है, डायरेक्टली नहीं होगा बट टेंजिबली वो हमें दिख रहा है कि वो ये हुआ है। सो किन चीजों से वो जुड़ा होना चाहिए, तो जो भी इवेंट्स हुए हैं अब तक हिस्ट्री में वो सब हो गए, या फिर जो भी लिविंग ट्रेडिशन अब तक हमें देखने मिले, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन देखने मिले, उससे ये जुड़ा हुआ है, या फिर जो आइडियाज है उससे जुड़ा हुआ है, या फिर लोग जो भी मान्यता रखते हैं, जो भी लोगों के बिलीफ है उससे जुड़ा हुआ है, या फिर आर्टिस्टिक जो भी आर्ट हमें देखने मिलता है उससे जुड़ा है, या फिर लिटरेरी वर्क यानी जो भी चीजें लिखी गई है, साहित्य और जो भी बुक्स लिखी गई है, जो भी चीजें लिखी गई है उनसे कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जिसको यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, जो पूरे यूनिवर्स यानी हम देखेंगे तो सभी लोगों के लिए एक तरह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब यहाँ पे होना चाहिए, है ना। यूनिवर्स यानी हम पूरे यूनिवर्स से नहीं कहेंगे बट जितने भी प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग हैं वहां से तो भी एटलीस्ट ये उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका होना चाहिए। सो ये बनता है एक और क्राइटेरिया जिससे के चलते कल्चरल साइट डिक्लेयर हो सकती है। सो ये जितनी भी कल्चरल साइट है वो सबसे पहले ह्यूमन क्रिएटिव होनी चाहिए ना, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ह्यूमन ने बनाई हुई है, बट जो नेचुरल देखते हो नेचुरली बनी हुई है, तो ये एक मेन डिफरेंस आपको देखने मिलता है। तो कल्चरल साइट्स जो है वो देखने के बाद हम क्राइटेरिया देख लेते हैं नेचुरल साइट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सो नेचुरल साइट्स के लिए हमें जो क्राइटेरिया देखने मिलता है, सबसे पहला, कंटेन्स सुपरलेटिव नेचुरल फेनोमेना और एरिया ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से नेचुरल बनी हुई साइट होनी चाहिए, नेचुरल फेनोमेना जो होता है उससे बनी हुई साइट होनी चाहिए। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है ना, एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी है, जिसे एस्थेटिक भी कहा जा सकता है। एस्थेटिक यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्यूटी से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत उस साइट होनी चाहिए, नेचुरल साइट। तो ये एक है, और पूरी तरह नेचुरल होनी चाहिए, ये हमें पता चलता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में आपको इतना भी याद रहा कि वो नेचुरली बनी हुई नहीं चाहिए, नेचुरल फेनोमेनन से वो बनी हुई होनी चाहिए, तो ये उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल फेनोमेनन होना चाहिए, तब वो नेचुरल साइट कहलाएगी। सेकंड है कि एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग मेजर स्टेजेस ऑन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, है ना। तो अर्थ के हिस्ट्री में जो जो मेजर चेंजेस आते गए, जो भी स्टेजेस आते गए अर्थ के, जो भी हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या जो भी, उसमें कहीं ना कहीं वो उसका एक एग्जांपल होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लाइफ रहा करती थी, यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, तो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पे पाया गया है। या फिर जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है हमारे इसमें, जितनी भी प्रोसेस है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है, उससे उससे कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ी हुई है, काफी इंपॉर्टेंस रखती है उन सब प्रोसेसेस के लिए, जिसके चलते लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ माउंटेन्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइट्स। या फिर हम देख रहे हैं कि जियोमॉर्फिक और फिजियोग्राफिक जो भी फीचर्स है ना। तो जियोमॉर्फिक यानी क्या, जियोमॉर्फिक यानी जो भी जो लैंडस्केप बन रहे हैं वो प्रोसेस, है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। या फिर फिजियोग्राफिक जो जिस
तो फिजियोग्राफिक में जैसे कि हम कहेंगे कि जैसे रॉक्स हो गए या फिर ओशंस हो गए, सी हो गया, ये सब चीजों से वो उनके जो फिजिकल फीचर्स है उससे जुड़े होने चाहिए। तो ये हमें पता चलता है कि ये सेकंड जो है ये पॉइंट होता है जिसके चलते वो साइट को नेचुरल साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। थर्ड जो है वो ये है कि एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, ऑनगोइंग है, उन सब से ये उन सब में ये इंपॉर्टेंस रखती है, ऐसी साइट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई इकोलॉजिकल कोई इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये एबीसी नाम की साइट है और यहाँ पे कोई इकोलॉजिकल अभी कुछ प्रोसेस चल रही है, तो इकोलॉजिकल प्रोसेस इससे जुड़ी हुई है। ये अगर खत्म हो गया तो इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगी। तो ये फिर इस साइट को क्या कर दिया जाएगा, इस साइट को लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है इवोल्यूशन की, है ना, इवोल्यूशन यानी आगे आगे जब बढ़ रहे हैं तो वो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है वो, या फिर हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल, मरीन इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उससे जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो टेरेस्ट्रियल यानी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म से जुड़ा हुआ है। फ्रेश वाटर में देखेंगे कि जितने भी जो पानी होता है जो कि एक तरह से फ्लोइंग होता है उससे जुड़ा हुआ है। कोस्टल और मराइन इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। कोस्टल यानी आप जानते हैं कि जो सी का जो कोस्ट होता है वहां पे कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस रख रहा है। या फिर मरीन इकोसिस्टम यानी जो पानी का इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। फॉर एग्जांपल कोई पानी वाली साइट है तो उसे वहां पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो उससे जुड़े हुए हैं, सो उसे हमें मेंटेन करना होगा, तो उसे नेचुरल साइट में डाल दिया जाएगा, फिर उसे मेंटेन किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। तो कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट natural habitats for in situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of your outstanding universal values from the point of view of science or conservation. So जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट में हम इन सिटी और एक्स सिटी ऐसे दो कंजर्वेशन पढ़ते हैं। इन सिटी कंजर्वेशन यानी वो कंजर्वेशन जो वो उसी साइट पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एनिमल्स या और प्लांट्स है, उन्हें मुझे कंजर्व करना है तो मैं वहीं पे करूंगा उनका कंजर्वेशन जहाँ पे वो पाए जा रहे हैं, इसे इन सिटी कंजर्वेशन कहेंगे। बट मैं इनको कहीं बाहर ले जाके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर ले जाके उनको कहीं जू में रख दिया, बॉटनिकल गार्डन में रख दिया, तो वो एक्स सिटी कंजर्वेशन होता है। ये एनवायरमेंट में हम पढ़ते हैं। सो ये जो साइट है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंजर्व किया जा रहा है उन लोगों को, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो ये नेचुरल साइट जो है इसे फिर हमें लिस्ट में डालना पड़ेगा और इसको फिर प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। तो ये सब हमें पता चलता है कि कंजर्व करना है हमको कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसे हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा वेराइटी में देखने मिल रहा है, तो उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जब वो वेराइटी में बहुत सारे वेराइटी दिखने मिलते हैं तो उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे। तो वो यहाँ पे हमें दिख रही है और यहाँ पे उन्हें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बन जाएगी फिर एक और नेचुरल साइट। सो ये जो क्राइटेरिया था, ये पूरा क्राइटेरिया बनता है नेचुरल साइट के लिस्ट में किसी भी साइट को अगर डालना है तो। इंडिया से ऐसी काफी सारी साइट्स हैं जो मैं आपको आखिरी में अभी बताने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया के चलते कुछ साइट्स को डाला गया तो उन्हें प्रोटेक्शन कौन से लॉ के अंडर मिले। तो इन्हें जो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर जो भी लॉ के तहत ये आ रहे हैं, वो सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन है। जिनेवा कन्वेंशन जो है ये एनवायरमेंट में स्टडी किया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 53 इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो वो उस आर्टिकल 53 के तहत कुछ कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है, जैसे कि हम देखेंगे टू कमिट एनी एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी directed against the historical monuments, work for art or place of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of people, है ना। सो एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी यानी उसके खिलाफ जो भी आपने वहां पे लिस्ट बनाई है, नेचुरल हो या कल्चरल साइट्स, उनके लिस्ट के, तो वो जो स्ट्रक्चर, ये वो जो भी साइट्स है या फिर जो भी वहां पे हमें देखने मिलते हैं नेचुरल साइट्स और कल्चरल साइट्स, उनके अगेंस्ट कुछ भी काम करने से, जैसे कि हम देखते हैं कि वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के अगेंस्ट कुछ भी करे, फॉर एग्जांपल वॉर वहां पे लड़ा जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ उसके चलते उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कोई दूसरे कंट्री वाले आके उस पर अटैक करके उसे खत्म करे क्योंकि उस मॉन्यूमेंट के कारण हमारे कंट्री का नाम हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे रोकी गई है ना। तो वर्क ऑफ आर्ट के खिलाफ जाना या फिर उस प्लेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ जाना, ये सब नहीं जा सकते आप, ये यहाँ पे रोका गया है जिनेवा कन्वेंशन से। सेकेंडरी, टू यूज सच ऑब्जेक्ट इन सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री एफर्ट्स, है ना। तो मिलिट्री का एफर्ट के लिए उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, यहाँ पे मिलिट्री को तैनात रखा गया है, फिर वहां से हम वॉर लड़ेंगे, तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते ना। तो मिलिट्री एफर्ट्स जो है वो वहां पे नहीं आना चाहिए ना। तो मिलिट्री के लिए उसे यूज तो नहीं कर पाएंगे आप। उसके साथ साथ टू मेक सच ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रिसल्स। रेप्रिसल यानी हम कह सकते हैं कि बाहर के कंट्री वाले आके उस पे अब सीज कर रहे हैं, उसको अपने अंडर कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता है ना। तो रेप्रिसल जो है यहाँ पे नहीं आप कर सकते। सो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि वो जितने भी जो साइट्स है ये पूरी तरह से एक मेंटेन रहेगी, एक प्रोटेक्टेड रहेगी अंडर आर्टिकल 53 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे साइट्स का अच्छे से ध्यान रखना और वहां पे ये सब चीजें कमिट ना करना।
अब जब हमने ये सब देख लिया कि कौन सी साइट बन सकती है, क्या हो सकता है, तो ये भी देखना जरूरी है कि क्या बेनिफिट होंगे। अगर मैं किसी मैं हम हमारे देश की किसी साइट को अगर वहां पे उस लिस्ट में जाती है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे। तो बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले ये है कि इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है उसको, है ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसका नाम हो जाता है। और फिर ये पता चलता है कि इसे अब प्रिजर्व या फिर कंजर्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरनेशनल अटेंशन है। अब इंटरनेशनल लेवल पे उस पे ध्यान दिया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल से। यूनेस्को है ना, तो यूनाइटेड नेशन का है। तो ये सब, अब ये सब हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया कि टूरिज्म जो है ये बढ़ेगा वहां पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, टूरिज्म आएगा। तो सेकंड है कि यूनेस्को फंड भी देता है। फॉर एग्जांपल कोई साइट है वहां पे, जैसे अजंता की कोई साइट है, अजंता की जो पेंटिंग्स है वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होते हुए दिख रही है, तो उसके रिस्टोरेशन के लिए कुछ फंड देगा यूनेस्को कि उसको प्रिजर्व कीजिए, ये कीजिए, या फिर कुछ लोग हैं उन्हें ट्रेन कीजिए कि वो किस तरह से प्रिजर्व करोगे अगर जरूरत पड़ रही है। तो ये सब फंड भी यूनेस्को से आपको मिल सकता है। थर्ड ये है कि प्रमोट्स क्लोज टाइज विथ यूनाइटेड नेशन एंड प्रोवाइड्स विथ प्रेस्टीज एंड सपोर्ट, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं, तो इस कारण जो प्रेस्टीज है वो बढ़ जाएगा, और जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी काफी बड़ा आपको मिल जाएगा एक तरह से। सो ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो ये सबसे मेन है कि आपका उसके चलते कुछ आपके टाई हो गया है किसके साथ, तो यूनाइटेड नेशन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज साबित हो जाती है। एनेबल एक्सेस टू ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्स, है ना। तो ग्लोबल प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स है उसको मैनेज किया जाता है, वो उसका वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा उस साइट को लेके। उसके साथ साथ फैसिलिटेट्स क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज टू अचीव कंजर्वेशन गोल, है ना। तो यहाँ पे ये भी होता है, काफी सारे एनजीओ जो है, फॉरेन के एनजीओ भी यहाँ पे आके काम करते हैं आपके साइट्स पे, उसको प्रिजर्व करने का या फिर कंजर्व करने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो और फिर एनजीओ, ये तीनों मिलके इस पे काम करते हैं एक तरह से, जब ये यूनेस्को साइट बन जाती है तो। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ साइट बिकम्स प्रोटेक्टेड अंडर जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ड्यूरिंग वॉर टाइम। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया था कि जेनेवा कन्वेंशन के चलते उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या चीजें प्रोहिबिट की जाती है, जिसके चलते वो हमेशा कंजर्व रहेगा या प्रोटेक्टेड रहेगा। सो ये थे बेनिफिट्स। उसके पहले हमने जो देखे वो थे आर्टिकल 53 के तहत प्रोटेक्शन। उसके पहले हमने जो देखे वो थे क्राइटेरिया फॉर नेचुरल साइट्स। उसके पहले हमने देखा क्राइटेरिया फॉर कल्चरल साइट्स। तो ये सब हमने क्राइटेरिया देख लिए। चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में वो कौन कौन सी है। सबसे पहले जो हम साइट देखेंगे वो कल्चरल साइट देखेंगे, उसके बाद हम नेचुरल साइट्स देखेंगे। ये जो साइट्स है ये आपको एक काम करना है इसके चलते, यहाँ पे जितने भी नाम आएंगे आपको नोट डाउन करना है वो नाम, और जब भी आपको टाइम मिलता जाए तो उसको गूगल करके उसके इमेजेस देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इमेजेस देख के। मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं इतने इमेजेस यहाँ पे ये कर सकूं, क्योंकि काफी सारी साइट्स है। सो आप लोग इतना तो करने वाले, ऐसा मुझे पता है। और इमेजिन करने के बाद आपको सॉरी इमेजेस देखने के बाद आपको चीजें और अच्छे से याद भी रहेगी और आपको देखने में काफी एक्साइटमेंट भी होगा। सो मैं लिस्ट बताऊंगा और आप उसके इमेजेस देखेंगे गूगल करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइट्स बताई गई वो है 1983 में अजंता केव। अजंता केव जो है ये महाराष्ट्र में है। सेकेंड जो बनता है ये है एलोरा केव, ये भी महाराष्ट्र में है 1983 में। थर्ड जो बना ये बना ताजमहल, जो कि यूपी में है। फोर्थ जो बनाया गया वो आगरा फोर्ट, वो भी यूपी उत्तर प्रदेश में। तो ये चार साइट्स बनाई गई 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। सो यूनेस्को के अंडर इसे ला लिया गया, इसको वो इन सब साइट्स को प्रोटेक्शन, वो कंजर्वेशन वाली जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सब इनको मिलेगा। 1984 में अगर देखा गया तो सन टेम्पल जो है कोणार्क आता है ओडिशा में, वो भी एक साइट बन गई। और सिक्स्थ जो है वो बनती है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट साइट महाबलीपुरम, मामलापुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु में जो है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसमें एक आता है पंचरथ, एक आता है शोर टेम्पल, एक आता है अर्जुन पिनेंस और डिसेंट ऑफ द गंगा, और केव्स और जो टेम्पल्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें वहां पाई जाती है वो सब 1984 में उनको लिस्ट में डाल दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1986 की, तो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो चर्चेस और कॉन्वेंट्स थे गोवा के, उनको भी यहाँ पे ये दर्जा दे दिया गया यूनेस्को द्वारा। उसके बाद एट जो हमें देखने मिलता है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। खजुराहो कहाँ पे है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे काफी सारे आपको टेम्पल्स देखने मिलते हैं। तो ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स आपको देखने मिलेंगे। तो कंदरिया महादेव टेम्पल हो गया, जैसे कि विश्वनाथ टेम्पल हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, चौसठ टेम्पल हो गया, चौसठ योगिनी टेम्पल हो गया, है ना, हिंदू ओरिजिन के जो है। उसके अलावा जैन के हम देखते हैं तो वो होते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल हो गया, आदिनाथ हो गया, शांतिनाथ टेम्पल हो गया। ये जैन ओरिजिन के टेम्पल्स हैं। तो जैन ओरिजिन के टेम्पल्स भी हमें यहाँ पे कंजर्वेशन के जो, और हिंदू टेम्पल्स जो है खजुराहो के, वो सब हमें यहाँ पे प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं यूनेस्को लिस्ट में। नेक्स्ट है नाइन्थ जो है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, और फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड बाय अकबर। अकबर ने इसे बनाया था। तो ये जो है
वो आप अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो वीडियो अपलोड होगा वो हुमायूं वाला होगा, तो कल के वीडियो में आप अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट साइट हम्पी, कर्नाटक। तो हम्पी जो है, जो कि कर्नाटक में आता है, वहां पे हम देखते हैं कि विरूपक्षा टेम्पल आता है, लक्ष्मी टेम्पल आता है, उसके लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल आता है, हेमकुट टेम्पल आता है, उसके साथ साथ अच्युतराय टेम्पल आता है, विठ्ठला टेम्पल आता है, और हजारा राम टेम्पल आता है, लोटस टेम्पल आता है, लोटस महल आता है। तो ये सब हम्पी में, इन सबको 1986 में यूनेस्को लिस्ट में डाल दिया गया। नेक्स्ट जो हमें देखने मिलते हैं वो है 1989 में। तो 1989 जो है, वहां जो हमें देखने मिलते हैं वो है, और यहाँ पे देखते हैं 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची जो कि मध्य प्रदेश में आता है, वहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है उन्हें भी बना दिया गया यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज। उसके साथ साथ जहाँ पे हमें देखने मिलता है ग्रेट स्तूप है, अशोक पिलर्स है, शुंगा पिलर है, शुंगा डायनेस्टी के, श्री सतकर्णी इंस्क्रिप्शन है, सातवाहन पीरियड के वक्त के, और बाकी सारे जो स्तूप है उन सबको भी यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में डाल दिया गया इन 1989। उसके बाद जो टाइम आता है वो यहाँ पे लिखा है 1983, यहाँ पे 1993 होना था। सो 1993 में जो साइट्स बनी वो बनती है हुमायूंस टूम, जो कि दिल्ली में देखने मिलता है, कुतुब मीनार जो कि हमें देखने मिलते हैं दिल्ली में। तो कुतुब मीनार और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स है जो कुतुब मीनार के आपको वहां पे देखने मिलते हैं, वो सब चीजें, और हुमायूं का जो टूम है वो 1993 में इस कल्चरल हेरिटेज में डाल दिया गया। उसके बाद हमें 17 नंबर पे जो देखने मिल रहा है 1999 में, वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है, यहाँ पे एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे चलती है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नेचुरल एक जो व्यू आपको मिलता है उस ट्रेन में चलते हुए, वो आपको वहां पे देखने मिलेगा। बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं, है ना। तो वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो वेस्ट बंगाल की अंडर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसे भी डाल दिया गया 1999 में। उसके बाद 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है बोध गया बिहार का, उसे यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया गया। 2003 में रॉक शेल्टर जो है भीमबेटका के मध्य प्रदेश में, उन्हें यहाँ डाल दिया गया। ये स्टोन एज टाइम के होते हैं, है ना। सो ये एक हो गया। उसके साथ साथ 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे सीएसटी कहा जाता है, अर्लियर इट वाज नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस वीटी स्टेशन। सो सीएसटीएम भी, सीएसएमटी भी कहा जाता है इसे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये जो है, या फिर सीएसटी कहा जाता है, ये जो स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र का, इसे भी यहाँ पे 2004 में इस लिस्ट में डाल दिया गया। 21 में चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है गुजरात में, उस पार्क को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया। 2005 में अगर हम देखते हैं तो 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है, वो भी काफी खूबसूरत है। अगर हम देखते हैं जिस तरह से दार्जिलिंग में आपको देखने मिलती है, उसी तरह नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपको देखने मिलती है। उसे भी यहाँ पे वर्ल्ड जो हेरिटेज कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का, उसमें डाल दिया गया 2005 में बाय यूनेस्को, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट देखने मिलता है वो है 2007 में। 2007 में जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है दिल्ली का, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। और 2008 में कलका शिमला रेलवे, कलका शिमला रेलवे जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी माउंटेन रेलवेज है इंडिया की, ये भी काफी खूबसूरत है। उसी तरह की ये रेलवेज है जैसे कि हमने अभी तक दो देखी, तो इसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। और 2010 में जंतर मंतर जो है, कहाँ का जंतर मंतर, तो जयपुर का जंतर मंतर, राजस्थान का जंतर मंतर, ये दिल्ली वाला नहीं। सो राजस्थान वाला जो है वहां पे, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड करा दिया गया 2010 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 2013 में। 2013 में 6 हिल फोर्ट्स है जो कि राजस्थान के है, यानी ये पहाड़ पे कुछ हमें फोर्ट्स देखने मिलते हैं। जैसे एक चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, तो कहीं रणथंबोर का फोर्ट है, तो कुंभलगढ़ का फोर्ट है, आमेर का फोर्ट है, जैसलमेर का फोर्ट है, घाघरा का फोर्ट है। तो ये जितने भी 6 फोर्ट्स है, इन फोर्ट्स को भी इस लिस्ट में डाल दिया गया इन द ईयर 2013। 20 उसके बाद हम देखते हैं 2014 में रानी की वाव जो है, दैट इज द क्वींस स्टेपवेल गुजरात की, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में लिखेगा रानी की वाव आपको कौन से रुपीज के नोट पे देखने मिलती है पीछे, है ना। सो रानी की वाव जो है, दैट इज क्वींस स्टेपवेल, इसे भी गुजरात की जो है, इसे भी डाल दिया गया 2014 में इस साइट में। 2016 में और दो साइट्स इंक्लूड कर दी गई, दैट इज आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूसर। तो ले कॉर्ब्यूसियर जो है उनका एक यहाँ पे, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है ये चंडीगढ़ का, इसे भी यहाँ पे डाल दिया गया। और आर्कियोलॉजिकल साइट जो है नालंदा महावीर का, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, उसे भी इस साइट में इस लिस्ट में डाल दिया गया इन 2014। उसके बाद 2016, सॉरी 2016। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 2017। 2007 में हिस्टोरिक सिटी जो है, सीधा अहमदाबाद की जो सिटी है उसी को एक साइट बना दिया गया है, तो इसे भी इंक्लूड कर दिया गया। और 2018 में अगर हम देखेंगे तो विक्टोरियन और गोथिक आर्ट जो है, जो कि मुंबई में आपको देखने मिलता है, गोथिक आर्ट, विक्टोरियन गोथिक आर्ट जो है, वो हम देखते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे जो आर्किटेक्चर बनाए गए, वो 2018 में उन्हें भी यहाँ डाल दिया गया। और 2019 में डायरेक्ट जयपुर सिटी जो है राजस्थान की, अभी रिसेंटली जुलाई जो 2019 था, एकदम रिसेंट नहीं बोलेंगे, फिर भी 1 साल 1.5 साल पहले की बात है,
इन्हें डाल दिया गया था 2019 में, जयपुर सिटी जो है राजस्थान की, उससे जुलाई में 2019 में। तो ये इतनी हो गई वर्ल्ड हेरिटेज जो हमारी जो कल्चरल साइट्स है, वो 32 हमने कल्चरल साइट्स देखी जो अब तक यहाँ पे डाली गई है। खुद को अपडेट रखते चलेगा, और भी धीरे धीरे अगर वो ऐड होते जाती है साइट्स तो उनके नाम देखते हुए चल। तो इतने साइट्स के बाद अब हम जाएंगे नेचुरल साइट्स जो है। तो नेचुरल साइट्स जो है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलती है कि 8 नेचुरल साइट्स है, उसमें एक मिक्स कैटेगरी वाली भी साइट्स है, साइट है जो कि है कांचनजंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे इसे हम नेचुरल साइट में भी बोल सकते हैं और कल्चरल साइट में बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले जो आता है नेचुरल साइट में वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आप देख रहे हैं कि नेचुरली बनी हुई है आसाम में, इसे 1985 में डाल दिया गया इस लिस्ट में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में 1985 में, ये भी इस लिस्ट का पार्ट बन गया। केवलादेव नेशनल पार्क जो है, जो कि भरतपुर राजस्थान में, 1985 में ये भी आ गया। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसे भी इंक्लूड कर दिया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है 1998 में उसे डाल दिया गया। वैली ऑफ फ्लावर जो ये है ये उत्तराखंड के है, तो 2005 में इन दोनों को भी डाल दिया गया। उसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है 2012 में, जो कि अगस्त्यमलाई, पेरियार, अन्नामलाई या फिर नीलगिरी, तलकवेरी या फिर कुंद्रेमुख, सह्याद्री, इन सबको, ये वेस्टर्न घाट के सब यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, सब क्लस्टर से वेस्टर्न घाट के ही ये पार्ट है, इनको सबको डाल दिया गया 2012 में इस लिस्ट में। 7 जो हमें देखने मिलते हैं नेचुरल साइट वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में ये भी हिस्सा बन गए नेचुरल साइट्स की। उसके अलावा कांचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में आता है, इसे कांचनजोंगा भी कहा जाता है, कांचनजोंगा। सो ये लोकल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कांचनजंगा इसे नॉर्मली कहा जाता है। तो ये हो गया 2006 में, ये भी पार्ट बन गया। कांचनजंगा जो ये मिक्स कैटेगरी का है, कभी आपको क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, एक ही ऐसी साइट है जो मिक्स कैटेगरी में आती है, जो दोनों में भी, कल्चरल में भी हम बोल सकते हैं और हम उसे नेचुरल में भी बोल सकते हैं। तो ये एक ही, इट इज द वन एंड ओनली साइट इन इंडिया है ना, सो विच कम्स अंडर द मिक्स कैटेगरी, ये हमें पता चलता है। तो कांचनजंगा इन सिक्किम, तो यहाँ पे हमने 7 और एक मिक्स्ड वाली साइड देखी, 8 साइड्स। तो ये इस साइड को हम उधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, दोनों तरफ रख सकते हैं। सो ये हो गए नेचुरल साइट्स जो कि हमने अब तक स्टडी की। सो आपको अभी पता है कि इन सबको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन सबको इस लिस्ट में आने का क्या बेनिफिट मिला है। सो ये अभी आपको क्या करना है, तो इनको गूगल करके इनकी इमेजेस देखना है। आपको इमेजेस देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको काम दिया है, क्योंकि वो आप करने के बाद आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको वो यहाँ पे लाके अगर वो दिखा देता तो शायद आपको उतने अच्छे से नहीं, आप जब खुद डाल के सर्च करोगे तो आपने जो सर्च किया था वो आपको याद रहेगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी साइट्स है, तो आपको वो अच्छे से याद आ जाएगा, ये मुझे पूरी गारंटी है। तो ये मेरा तरीका है जो आपको याद रखने का काम है वो, सो आपको ये याद रह जाएगा। उसके साथ साथ अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो लेंगे हम, ये जो थी ये टेंजिबल साइट्स थी। टेंजिबल साइट्स यानी आप जिसे छू सकते हो, जो जिसे आप टच कर सकते हैं, ये वो साइट्स थी। अब जो हम आगे देखेंगे वो इंटेंजिबल भी हम लिस्ट देखने वाली है। इंटेंजिबल जो लिस्ट रहेगी उसमें ऐसी है जो आप सिर्फ वो उसे आप यानी टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जो भी चीजें होगी वो सब भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ी उसके बाद भी आपको ये डिफरेंशिएट करके ये इसका आंसर लिखना है। तो अगर उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसा करने से मैं और नई नई सीरीजेस आपके सामने लेके आऊंगा। मुझे भी काफी इंटरेस्ट आएगा आपके साथ चीजें डिस्कस करने में। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन मेरे फेसबुक पेजेस है, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।